हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 17 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। जितने चर्चित व्यक्ति रहेंगे, महत्वपूर्ण न्यूज रहेगा, सब बताया जाएगा आपको। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत रथ का निधन हो गया। वे किस कार्य के लिए जाने जाते थे? तो ये आपको बताना है। अभी रमाकांत रथ का जो है निधन हो गया है। देखिएगा, प्रधानमंत्री का ट्वीट भी देखेंगे तो इस पर ये इन्होंने ट्वीट भी किया है। तो रमाकांत रथ का निधन हो गया, तो किस कार्य के लिए जाने जाते थे जिसके लिए इनको जो है सम्मानित किया जाता था? विकल्प में है नृत्य के लिए, कवि, विज्ञान या बांसुरी वादक। तो किस चीज के लिए वो प्रसिद्ध थे या जाने जाते थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, उसको दिया गया था। पहला क्या होता है? भारत रत्न होता है। कौन सा? भारत रत्न। दूसरा क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण। तीसरा क्या होता है? पद्म भूषण होता है। और चौथा क्या होता है? पद्मश्री होता है। तो ये चार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं भारत में। तो उनको जो है पद्म भूषण दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण, तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड। तो ये जो है किसके लिए दिया गया था? ये कवि के लिए दिया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है। पद्म भूषण से अलंकृत प्रख्यात उड़िया कवि थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किस कवि से, कौन से जो है राज्य से, कौन से भाषा के कवि थे? तो मुख्यतः ये उड़िया कवि थे और साहित्य अकादमी के जो है पूर्व अध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष बने थे साहित्य अकादमी के, उसके बाद जो है अध्यक्ष बन गए थे। रमाकांत रथ का रविवार को 91 वर्ष के, यानी कल इनका जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देखिएगा, ये कई सारे महत्वपूर्ण पदों को जो है होल्ड किए थे, कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए थे। जैसे ये आपके अभी बताया गया ना, साहित्य अकादमी के जो है ये उपाध्यक्ष पहले बने थे, बाद में अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद ये पूर्व आईएएस अधिकारी थे, नौकरशाह थे पूर्व में। और ये उड़ीसा सरकार के जो है मुख्य सचिव रहे थे। क्या रहे थे? चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, पूरे राज्य का सचिवों का सचिव कहा जाता है। तो ये मुख्य सचिव रह सके हैं और कई सारे विभाग में भी सचिव रह सके हैं, लेकिन रह चुके हैं। लेकिन ये मुख्य सचिव इनका महत्वपूर्ण पद था। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण ये पद होल्ड किए थे, इसीलिए पर्सनालिटी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनकी कविता संग्रह कुछ जो है महत्वपूर्ण देखेंगे खाली। देखिए, केते दिनारा जो 1962 में इनके द्वारा लिखी गई थी। श्री राधा जो है 1985 में। श्रेष्ठ कविता 1992 में। तो ये सब इनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह और है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे उसको हम आपको बता रहे हैं। उनको श्री राधा के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था 1992 में, ये भी ध्यान रखना है। तो अवार्ड में उनको अगर देखेंगे, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में दिया गया था। तो ये आपको याद रखना, साहित्य अकादमी बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। सरला पुरस्कार तो मान लीजिए नॉर्मल है, सरस्वती सम्मान भी आपको ध्यान रखना है। और पद्म भूषण जो 2006 में इनको दिया गया था, ये भी आपका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, इनको पद्म भूषण अभी तक दिया जा चुका है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये देखिएगा, इनका इमेज है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा में इनका देहांत भी हुआ है। अगला है, किस संस्था को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी का भी कल ट्वीट आया था, उसको भी आप देखेंगे अगर तो देखेंगे, ये भी आया था। तो किसको ये अवार्ड दिया गया है, दिया जाएगा, नाम चुना गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? तो विकल्प में आरबीआई को, एलआईसी को, एसबीआई को, सेबी को। सही उत्तर आपका रहेगा भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया जाएगा, मतलब चुना गया है, अभी दिया जाएगा इनको, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। आरबीआई को यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि उनका एक प्रवाह और सारथी नामक जो है डिजिटल पहल चल रहा है। कौन? किसका? आरबीआई का। तो प्रवाह और सारथी पहल क्या है उसके बारे में जान लेना, क्योंकि इन्हीं के लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो सारथी पहल जो है 2023 में, जनवरी 2023 में शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह आरबीआई के कर्मचारियों को जो दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने में जो है सक्षम बनाती है। और प्रवाह पहल आपका क्या है? प्रवाह का पहले फुल फॉर्म देखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस, वैलिडेशंस एंड ऑथराइजेशंस।
तो ये देखेंगे इसका फुल फॉर्म है, ये आपका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। तो इसको जो है मई 2024 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, किसी व्यक्ति या संस्था के लिए जो है प्राधिकरण लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है आसान बनाना है। तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए इनको दिया गया था। आरबीआई की स्थापना जो है आप जानते हो कि 1935 में किया गया था। 1934 का एक्ट ला करके 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, सॉरी पूर्व में इसका हेडक्वार्टर जो है पूर्व में ना कि वर्तमान में कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। इस समय जो है इसके आरबीआई के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा जी हैं। किसके स्थान पे नियुक्त हुए हैं अभी जल्दी ही, तो ये शक्तिकांत दास के स्थान पे नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा। आप जानते होंगे आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, इसको भी आप जानते होंगे। जिस तरह से हम लोग का बैंक जो है एसबीआई सेबी ये सब होता है, उसी तरह से बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि सभी नगर निगम जो है उनको सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, सोलर एनर्जी से संचालित किया जाएगा। विकल्प में है महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है कि सभी नगर निगम को जो है सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, ये अयोध्या की तर्ज पर यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम सोलर सिटी बनेंगे। किसने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। गोरखपुर में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी के दौरान ये कहे हैं। सरकार देखिएगा, क्योंकि अयोध्या जो है आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में ये भी एक न्यूज था कि भारत का जो उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन बना है जो सोलर सिटी से संचालित हो रहा है, यानी सोलर सिटी पहला कौन बना था, तो अयोध्या जो है पहला सोलर सिटी बना था। अयोध्या को जो पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है, जहां 6000 मेगावाट की सोलर एनर्जी की व्यवस्था हुई है। कितना, 6000 मेगावाट की इतना व्यवस्था हुआ, जिससे यहाँ क्या है आप जाएंगे देखेंगे छतों पे वो है बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी जो है लगाया गया, सोलर पैनल लगाया है, जिसके माध्यम से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी तरह से सरकार का लक्ष्य कहा है कि 22,000 मेगावाट ऐसी ऊर्जा के उत्पादन पर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल में कुछ जैसे इशू आ गया, पता नहीं क्यों वीडियो जो किसी को भेज ही नहीं रहा है, लेकिन आप जो है अपने मित्रों तक भेज करके इसको देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण इसमें आपको मिलेंगे। अगला है फिट इंडिया कार्निवाल। तो आपका पूछ रहा है फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो विकल्प में प्रयागराज, नई दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा। सही उत्तर आपका रहेगा राजधानी नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। तो फिट इंडिया कार्निवाल जो है मनसुख मांडविया जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है कल के दिन में। और ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल से यानी 16 से लेकर 18 मार्च तक 3 दिन तक यह आयोजन होगा। इसका उद्देश्य होगा एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना। देखिएगा नाम आपसे स्पष्ट है, फिट इंडिया कार्निवाल। तो इंडिया को फिट करने के लिए जैसे साइकिलिंग यहाँ होगा, रेस होगा, सब कई सारे यहाँ जो है जीवन शैली के रूप में बदलाव करने के लिए कई सारे आयोजन होंगे कि ये करिए जिससे आपका जो है जीवन और फिट हो, शरीर और फिट हो। तो आप देखते होंगे कितना जो है आजकल शरीर से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। आदमी बैठे बैठे कार चला रहा है, उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो इस सब के बारे में जो है और जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अगला है किस देश ने म्यांमार सीमा के पास 5000 रेंज वाला रडार तैनात किया है। तो ये आपको बताना किस देश ने जो है म्यांमार सीमा पर यह रडार तैनात किया है। विकल्प में है भारत, चीन, रूस, यूएसए। सही उत्तर आपका रहेगा चीन यह जो है रडार जो है तैनात किया है। तो देखेंगे ये स्ट्रेटेजिकली जो है भारत के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, सोचनीय विषय है। तो इसको देखेंगे चीन ने जो है अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाते हुए किसको, जैसे क्या होता है रडार का काम ही होता है निगरानी करना। तो निगरानी का अपने बढ़ाते हुए म्यांमार सीमा के पास अपने ही प्रांत में यूनान प्रांत में लगाया है, लेकिन ये सीमा कौन सा है, म्यांमार की सीमा पर
5000 रेंज वाला एक आधुनिक रडार प्रणाली स्थापित किया है, जिसकी क्षमता क्या है रडार की 5000 किलोमीटर तक ये अपना रेंज कर सकता है। रडार इसको जो है डिटेक्ट कर सकता है कोई चीज यहाँ हो रही है। तो इससे क्या होगा, अगर ये 5000 क्षमता हो जाए तो बहुत होती है 5000 दूरी। आप जानते होंगे भारत की जो है पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की लंबाई 5000 किलोमीटर नहीं है। तो एक कोने पे तैनात करेंगे, दूसरे कोने पर कोई भी घटना होगी तो आपका उससे दूर भी होगा, तो आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, भारत के मिसाइल परीक्षणों पर इससे नजर रखा जा सकता है। इसके लिए भारत का जो है, भारत के लिए चिंता का विषय है ये। तो चीन ने जो है ये रडार चीन के यूनान प्रांत में लगाया, अभी आपसे बताया ना। और यह एक LPAR यानी लार्ज फेस्ड एरे रडार है, जो बड़े क्षेत्र को तुरंत ही स्कैन कर लेगा। किसको तुरंत ही स्कैन करेगा, बहुत जल्दी से स्कैन कर लेता है। रडार का आप जानते होंगे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है, इसका फुल फॉर्म होता है रडार। रडार क्या करता है, किसी भी चीज को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। कोई जैसे हमला होने वाली है, तो मान लीजिए मिसाइल से, तो मिसाइल परीक्षण होने वाला है तो उसको जो है ये डिटेक्ट कर लेता है। या कोई मिसाइल ऊपर से गुजरने वाला है तो ये आपका रडार डिटेक्ट कर लेता है। अब आप देखेंगे ये यूनान प्रांत है, कहाँ का, इसकी राजधानी कुनमिंग होता है। तो ये आपका चीन का जो है यूनान प्रांत है। और देखेंगे यहाँ भारत कहाँ है, ये आपका भारत है, सॉरी ये आपका भारत का मैप है। तो भारत का यहाँ जो है, ये तो भूटान आपका छोटा सा, ये अपना भारत है। यहाँ जो है देखेंगे किया गया। और हम लोग परीक्षण ज्यादा करके कहाँ करते हैं, उड़ीसा में करते हैं। तो उड़ीसा भी अपने यहाँ ही बगल में है। तो देखेंगे थोड़ा सा भारत के लिए जो है, अगर मैप में देखेंगे तो भारत के लिए थोड़ा सा ये सोचनीय विषय है। तो कहाँ इसको तैनात किया है, यूनान प्रांत में किया है, तो इसको याद रखना है। अगला है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, जिस तरह से होता है NCC नेशनल कैडेट कोर, उसी तरह से कुछ है, कुछ मतलब कह रहे हैं, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना जो है शुरू किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प में है गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सॉरी उत्तर प्रदेश है। सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखेंगे इसके बारे में, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, इसके तहत जो है राजस्थान के सरकारी स्कूल के बच्चे जो है राजस्थान पुलिस के साथी बनेंगे। आप जानते होंगे पुलिस की कमी रहती है, तो पुलिस में कभी बार जो है, कई बार जो NCC के लोग होते हैं, NCC के व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है पुलिस सेवाएं उनसे ली जाती है, कुछ सुरक्षा से संबंधित कुछ काम लिए जाते हैं। क्योंकि जब कई बार भीड़ इतना ज्यादा हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए NCC का सहारा लिया जाता। तो उसी प्रकार से कह रहा है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम जो है, उसके तहत जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है राजस्थान पुलिस के साथी बनाया जाएगा। इसमें राजस्थान के 534 स्कूल हैं उसको चयन किया जाएगा। और चयनित स्कूलों के लिए जो है 8 से 12वीं क्लास तक के कम से कम 30 विद्यार्थी चुने जाएंगे। तो हर स्कूल से जो है, जो 8 से 12 तक चलना, हर स्कूल से 30 विद्यार्थी चुने जाएंगे, जिसको पुलिस का साथी बनाया जाएगा। और इन बच्चों का चयन उनके स्वास्थ्य अगर सही रहेगा, उनका शारीरिक क्षमता रहेगा कि हाँ हम पुलिस विभाग में काम कर सकते हैं, तब उनको चयन किया जाएगा उसके आधार पर। और उन्हें पुलिस में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस के द्वारा, तब वो जो है पुलिस में सेवाएं अपना देंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है, किसके द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी एनर्जी लिटरेसी कैंपेन शुरू किया गया है। तो ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि ऊर्जा संरक्षण कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी पे कैसे शिफ्ट हो जा सके, इसके लिए किसके द्वारा साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। तो विकल्प में टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस, टाटा पावर, रिलायंस पावर, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो किसके द्वारा ये ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा टाटा पावर द्वारा यह शुरू किया गया है। तो टाटा पावर द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्या जो है उद्देश्य है, तो टाटा पावर द्वारा ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसको जो कैसे संरक्षित किया जा सकता है ऊर्जा को, उसको बढ़ाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी एनर्जी लिटरेसी कैंपेन जो शुरू किया है। टाटा पावर के जो है कलर एनर्जी इको कुरु का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या होगा, देश के जो 24 शहरों के 1000 स्कूलों में 5 लाख से अधिक छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए शिक्षित करना है। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, टाटा पावर ने लक्ष्य रखा है।
यह पहल जो है पीएम सूर्य घर योजना का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है? जो पीएम सूर्य घर योजना चल रहा है हमारे यहाँ मतलब अपने देश में, उसका ये समर्थन करती है। तो आपको ये आपको याद होगा, पीएम सूर्य घर योजना जो है क्या है, अपने घरों के छतों पर क्या करना है, सोलर एनर्जी का जो है पैनल लगाना है। सोलर पैनल लगाना है कहाँ? अपने छतों पर, अपने घर के छतों पर, जिससे क्या हो सके, लगाना सिर्फ नहीं है, उससे ऊर्जा उत्पादन करना है, जिससे जो है ऊर्जा पे जो है लोगों की जो निर्भरता है, किस पे, जो कोल वाला ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिक वाला, उस पर निर्भरता कम हो सके और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके, देश जो है सतत विकास की ओर बढ़ सके, जो भारत का लक्ष्य है सतत नेट जीरो इमिशन की तरफ, उस पर कार्य हो सके। तो आपको ये बताना, अच्छा यह क्वेश्चन एक है, आपको बताना कि भारत कब तक लक्ष्य रखा है कि हम लोग जो है जीरो इमिशन पर जो है कार्य करेंगे। आपको इस सन बताना है, शून्य उत्सर्जन भारत करेगा। अगला है एटीएमए यानी ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसको नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? विकल्प में है, आप देख लीजिएगा विकल्प, सही उत्तर आपका रहेगा अरुण जो है माममेन को चुना गया है। तो देखेंगे इसके बारे में, अरुण मामयम को एटीएमए यानी ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्यों चुना गया है। देखिएगा ये एटीएम में क्या होता है, इसको पहले भी ध्यान देना है। यह एक जो है राष्ट्रीय उद्योग निकाय है, राष्ट्रीय उद्योग जो है उसका निकाय है, जो टायर उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जितने भी टायर के उद्योग हैं, आप देखते होंगे एमआरएफ और कई टायर होते हैं, तो उस जैसे कई सारे टायर के जो होते हैं उसका एक इंडस्ट्री होता है। तो इंडस्ट्री जो होता है टायर का, जितने भी लोग टायर चलाते हैं, उसका एक जो है ये संगठन है। टायर से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं ये इस संगठन द्वारा डील किया जाता है। ये सरकार के बीच में जो है और उद्योग के बीच में जो है समन्वय का कार्य करता है, लोगों तक जो है अपने कैसे जो सरकार तक अपनी बातें पहुंचाया जा सकता है, तो एटीएम में द्वारा ये किया जाता है। तो अरुण मानमेन है, माममेन को ये जो है बनाया गया है, माममेन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये एमआरएफ जो है, ये एमआरएफ के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। स्टेब्लिश इसका जो है 1975 में किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर आपको बताना है, टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही उत्तर आपका बी रहेगा, एन गणपति सुब्रमण्यम को यह नियुक्ति की गई है इसके लिए। तो यह नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक है, देखिएगा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के बाद किया गया है। टाटा कम्युनिकेशन एक वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलर है, जो 190 से ज्यादा देशों और 90 देशों और क्षेत्रों में जो है आज की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो है शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना देखिएगा, इसका जो है ये 190 देशों में कार्य कर रहा है। कितने देशों में? 190 से अधिक देशों में काम कर रहा है। कौन? टाटा कम्युनिकेशंस। तो ये जो है वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलर है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना, किसको बनाया गया है? ये गणपति सुब्रमण्यम को। इसमें कई वर्षों से काम कर रहे थे, तो इनकी जो है दक्षता को देखते हुए इनको ये नियुक्ति दी गई है। अगला है भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आपको बताना है किस राज्य में जो है ये हैकाथन आयोजित किया गया है। विकल्प में है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, झारखंड। सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ, बताइए आप लोग। सही उत्तर आपका रहेगा गोवा में जो है ये हैकाथन आयोजित किया गया है। तो देखेंगे जो जी किशन रेड्डी हैं, जी किशन रेड्डी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री इस समय मंत्रालय संभाल रहे हैं, वही मंत्री हैं। और डॉक्टर प्रमोद सावंत जो क्या है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के सीएम हैं। उनकी उपस्थिति में भारत की पहली, ये देखिएगा पहली है यहाँ खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण जो है गोवा में हुआ है। तो उद्देश्य इसका क्या है, जो हम लोग खनन करते हैं, खनिज पदार्थों की खोज करते हैं, उसमें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसका प्रयोग कैसे करके हम ज्यादा से ज्यादा जो है खनिजों को आसानी से प्राप्त कर सकें, उसको खोज सके, उसकी खुदाई कर सकें। तो ये उसका मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे इस समय पता नहीं क्या चल रहा है, वीडियो अब हमारा क्या चैनल हो गया है, वीडियो लोगों को ज्यादा भेज ही नहीं रहा है।
तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।